स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल में जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप, यानी वो सभी एग्जाम चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, अगर उसका सिलेबस 10+2 लेवल का है तो उसमें सभी में काम आने वाले हैं। तो जुड़िए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। स्टूडेंट्स, हम आज बेसिक मैथ सीरीज में क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एसआई यानी साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज के बारे में तो आप जानते होंगे कि एक्चुअली में ब्याज होता क्या है। तो हम 2 या 3 क्लास में अपना इतना पार्ट पढ़ेंगे, यानी ब्याज के बारे में जानेंगे, उससे बनने वाले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, यानी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके जो भी पार्ट टॉपिक होंगे वो 2 या 3 क्लास में हम बेसिक इतना सीख लेंगे कि आपका क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चनों की आप जब प्रैक्टिस करोगे आप सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट समझ पाओगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, ब्याज के बारे में आपको पता ही होगा कि ब्याज होता क्या है एक्चुअली, चाहे उसे निकालना ना तो, लेकिन आप जानते तो होगे कि ब्याज होता क्या है। चाहे आप मान लो कोई व्यक्ति कहीं से भी बिलोंग करता हो, चाहे वो गांव से करता हो चाहे सिटी से करता हो, उसको इतना जरूर पता है कि ब्याज होता क्या है, यानी ब्याज का मतलब क्या है। हम जब मान लो मैंने किसी संस्था से या फिर किसी बैंक से या फिर किसी व्यक्ति विशेष से अगर कुछ धन उधार लिया हो, यानी अगर कुछ लोन लिया है तो मुझे उस लोन के लिए रिटर्न के रूप में कुछ धन वापस देना पड़ेगा। यानी संस्था या बैंक या कोई व्यक्ति विशेष मुझे कहता है कि मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम्हें उधार दूंगा, पैसे दूंगा बरतने के लिए या यूज करने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मुझे जब रिटर्न करना पड़ेगा तो कुछ मनी के रूप में वापस देना पड़ेगा। यानी उसका आप ऐसे समझ लो कि आप मान लो कोई धन आपको उधार देता है तो आपको उस धन का किराया देना पड़े। जैसे आप मकान पे रहते हो, कोई दूसरी जगह है तो आप दूसरे के मकान में रहते हो तो आपको उसका किराया देना पड़ता है। वैसे ही अगर आप किसी से धन उधार लेते हो, उसको यूज करते हो, उसके बदले में आपको उसको एक किराए की तरह यानी ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो ब्याज देते किस रूप में? तो वो व्यक्ति विशेष, बैंक या फिर किसी संस्था पर निर्भर करता है, यानी वो एक फिक्स टर्म में यानी इतने टाइम का होता है। अब साधारण ब्याज का एक सिंपल इंटरेस्ट एक नॉर्मल मेथड है कि कोई मान लो आपको टाइम दे देगा, मुझे तुम्हें धन मैं इतने समय के लिए दूंगा, या फिर मंथ में या फिर ईयर में, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर होगा कि मैं तुम्हें इतनी दर से पैसे उधार दूंगा और उस हिसाब से तुम्हें मुझे इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बेसिक होता क्या है, कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म क्या होता है? बेसिक फॉर्म में क्या होता है? बेसिक फॉर्म कि अगर हमें ब्याज निकालना है, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो हम निकालते कैसे हैं, हमें कैसे निकालते हैं? तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट होता क्या एक्चुअली में, यह होता है PRT/100। कितना होता है? PRT/100। अगर आपके पास P क्या होगा यहाँ पे? प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, मूलधन। ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। आर यहाँ पे क्या होगा? तो मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष आपको अगर धन देता है तो वो एक फिक्स दर यानी उस दर से देता है कि मैं तुम्हें इस दर से धन उधार दूंगा, इस दर से तुम्हें मुझे ब्याज देना है। तो ये आर यहाँ पे क्या है? ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, ब्याज की दर। ठीक है, और टी क्या है यहाँ पे? टी है समय। अब समय कुछ भी हो सकता है, टाइम कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई आपको कुछ महीनों के लिए धन उधार ले लो या फिर समय वो वर्ष के लिए ले लो, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको जब भी यहाँ पे समय लिखना है तो उसको ईयर में लिखना है यानी वर्ष में लिखना है। अगर आपके पास महीनों में है तो उसको वर्ष में बदल के लिखना है। ठीक है, ये वर्ष में, वर्ष में। तो ये 3 चीज हो गई कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? हमें मूलधन यानी जो अमाउंट हमने उधार लिया है उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी किस दर पे हमें उधार दिया गया है वो जरूरत पड़ेगी।
और फिर हमें देखना है कि हम कितने टाइम के लिए ले रहे हैं धन, हम कितने समय के लिए उधार ले रहे हैं, ये भी देखना है। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये सोचो कि ये फॉर्मूला मान लो या बेसिक फॉर्म मान लो, ये आया कहाँ से, कैसे आया। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मैंने आपको 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, 100 रुपये मैंने उधार दिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या कहती है कि मैंने मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 2%, और टाइम कितना था मेरे पास, मैंने आपको 3 वर्ष के लिए उधार दिए मान लो। ये एक एग्जांपल है। तो आप इससे क्या समझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से क्या समझे, यानी जितना भी धन मैंने आपको उधार दिया है उसके लिए आपको हर साल, ये टाइम पूरा है 3 वर्ष, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ईयरली होती है या मंथली होती है। अब मैंने इसको दिया है ईयरली यानी वार्षिक, 2% वार्षिक है ये दर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जो आपको धन उधार दिया है, चाहे वो अपने आप में कितना हो, लेकिन जो वो धन होगा, वो जो मैंने अभी क्या बताया था आपको, परसेंटेज बताया था, उस हिसाब से मैंने क्या बताया था कि चाहे मनी की मात्रा कितनी हो, चाहे वैल्यू कितनी हो, लेकिन वो होती अपने आप में 100% है। यानी वो चाहे कितनी भी हो अपने आप में, लेकिन होती वो 100% है। तो यहाँ पे रेट 2% से क्या मतलब हुआ कि मैंने जो तुम्हें ये धन उधार दिया है उसका मुझे 2% देना पड़ेगा। यानी अगर मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए हैं तो मुझे तुम्हें 2 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। 2% का क्या मतलब हुआ, जितना हमें धन दिया है उसका हमें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। समझ में आया। तो आप ब्याज निकालोगे कैसे कि 100 का 2% कितना होता है, ये फ्रैक्शन हो गया। मैंने परसेंटेज में क्या बताया था कि जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग लगा दो, ये फ्रैक्शन रूप हो गई, ये फ्रैक्शन रूप। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 भाग, इस 100 के ये 2 भाग हमें ब्याज के रूप में देने हैं। समझ में आया। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर 100 का हमें 2 देना पड़ रहा है और हमारे पास पूरा अमाउंट कितना है, P है, तो P का कितना होगा, P गुणा हो जाएगा 100। यहाँ पे 2 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप इतना समझे कि मुझे 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, तो 1 रुपये पर कितना देना पड़ेगा, 2/100 देना पड़ेगा। तो वहीं सेम मेथड, तो P रुपये पर कितना देना पड़ेगा, P इंटू R/100। अब ये हमारे पास एक टाइम का ब्याज है। अब हमें नहीं पता ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने ईयरली थी या मंथली, लेकिन आया हमारे पास सिर्फ एक टाइम का ब्याज है। अगर हमें बोले कि मैंने आपको ब्याज 3 वर्ष के लिए दिया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 1 वर्ष का ब्याज आ गया है। तो 3 वर्ष का कैसे निकालूंगा मैं, जब इसको 3 से गुणा करूंगा। तो आप समझ गए यहाँ पे कि मेरे पास कितना था। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आपको एग्जाम्पल में 100 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 2 है, और टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई SI, एग्जाम्पल का SI। तो आप समझ चुके हो कि कैसे आया कि मुझे इतने धन पर यानी P यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर इस रेट से इतने समय के लिए ब्याज कैसे निकलेगा, PRT/100। ये एक बेसिक फॉर्म है ब्याज निकालने की, यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज याद करने की बेसिक फॉर्म है। समझ आया। तो यहाँ से आ गया आपको समझ में कि जब अगर 2% रेट है 100 रुपये की, तो मुझे ब्याज कितना लगेगा, 100 रुपये का 2% यानी 2 रुपये लगेगा। अगर 100 रुपये का 2 रुपये लग रहा है तो 1 रुपये का कितना लगेगा, 2/100। ये हमारे पास दर आ गई। तो P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, तो उसका कितना लगेगा, P गुना हो जाएगा जितना भी अमाउंट होगा। और अगर एक टाइम के लिए इतना है, तो जो हमारे टाइम दिया गया उस टाइम के लिए कितना आएगा, उस टाइम से हम गुणा कर देंगे, तो बन गया ना PRT/100। समझ में आ गया आपको इतना। अब आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया बेसिक फॉर्म ब्याज याद करनी क्या होती है, PRT/100। मैंने बता दिया कि ये कैसे आया। तो आप जब भी आपको कोई ये दे दे कि आप इतने अमाउंट का इतनी दर से इतने समय के लिए, यानी मान लो कोई भी P अमाउंट का R दर से T टाइम के लिए अगर ब्याज पूछे थे तो आप बता सकते हो। यानी बेसिक फॉर्म ब्याज की यही होती है। यही चाहे इसे आप फॉर्मूला बोल दो या फॉर्म बोल दो, कुछ भी बोलो, इस फॉर्म से हम बेसिक रूप से किसी भी नंबर का, किसी भी अमाउंट का, कितने भी टाइम या कितने भी रेट दर से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। तो अब मैं आपको इस बेसिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कि यानी बेसिक फॉर्म से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10,000 की राशि का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, इंटरेस्ट क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 दे दिया हमें। फिर क्या बोल रहा है कि राशि का 10% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, और टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, तो टाइम 3 हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 100 से भाग लगाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो 1000 है, तो 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, और 3 गुना करेंगे 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सिंपल मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारे पास, 3000। तो ब्याज आपको सीधा क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ब्याज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 12,000 की राशि का 12.5% की दर से 3 महीने का ब्याज बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ऐसा ही बताना है, किसका, हमारे पास अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल 12,000, कितना है 12,000। अब हमें टाइम कितना दिया गया है, 12.5%। तो 12.5% से क्या मतलब हुआ, अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे। मैंने क्या बताया था कि 12.5% क्या मतलब हुआ, 1/8, कितना हो जाएगा 1/8। तो या चाहे आप 12.5/100 लिख लो, या चाहे 1/8 लिख दो, गुणा हमें टाइम कितना दिया गया हमारे पास, 3 महीने। तो मैंने क्या बोला था कि समय हमेशा टाइम किस में लेना है, वर्ष में लेना है। अगर वर्ष में नहीं है तो उसको समय को वर्ष में बदलो। अब हमें टाइम कितना दिया गया, 3 मंथ दिया गया, कितना दिया गया, 3 मंथ। तो मंथ को हम ईयर में कैसे बदल सकते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो एक महीने में कितने वर्ष होंगे, एक महीने में कितने होंगे, 1/12। समझे आगे, यानी एक महीने में कितने वर्ष होंगे, 1/12 वर्ष। तो यहाँ से अब जब हम महीने को मंथ ईयर में बदलेंगे तो 1/12 से गुणा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आप इसका ब्याज निकाल सकते हो। ये 1 जीरो है, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा गुणा में, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 12 से 12 कटा, और बच्चा क्या यहाँ पे 125 इंटू 3 यानी कितने हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 700। 125 इंटू 3 यानी मान लो ये कितना हो जाएगा, 375। तो आप समझ में आए कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से बने कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दे, ब्याज की दर दे दे, लेकिन टाइम अगर मंथ में दिए तो अब भी आप निकाल सकते हो। कैसे, मंथ को ईयर में बदल के। जब भी अभी आपको क्वेश्चन में टाइम मंथ के रूप में, अब तो आपको क्या करना है कि आपको एसआई में यहाँ पे बट्टे में 12 का भाग लगा देना है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आया पहला और दूसरा क्वेश्चन की इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको तो आप कर सकते हो। ये फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन था। अगर इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको टाइम मंथ में दे दे तो भी आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 8,000 का ऐसा है कि किस दर से 2.5 वर्ष का ब्याज 3,000 होगा। अब हमें क्या दे दिया है, अब हमें ब्याज दे दिया है, राशि हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है, ब्याज हमें दिया हुआ है, टाइम दे दिया, लेकिन निकालना कैसे, दर निकालना है। क्या निकालना है, अब हमें दर निकालना है। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो, कितना है यहाँ पे 8,000, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 हो, फिर हमें दर निकालनी है और टाइम दिया गया, तो क्या हम दर को आर मान लेते हैं, चलो R% की दर से दिया होगा, इंटू टाइम कितना है 2.5 वर्ष अपॉन 100, ये हमारे पास ब्याज आ रहा है। लेकिन एक्चुअली ब्याज हमें दिया कितना है, दिया है हमें 3,000, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें क्वेश्चन में, 3,000 दी गई है। तो इससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगे, ये पॉइंट नीचे आएगा, 10 बन जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा, ये 4 2 बार जाएगा, तो बच्चे क्या कितने यहाँ पे वापस 2 से 5 बार कटेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, ये 3 है,
ये गुणा में 5 ऊपर वहाँ पे चले जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारे पास 15%। समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर आ गई 15%। अगर 8,000 की राशि का 2.5 वर्ष का ब्याज 3,000 है तो इसका क्या मतलब हुआ, वहाँ पे रेट 15% होगी। कैसे, मान लो हमें 8,000 की राशि का 15% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना, सॉरी 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, चेक कर लो। ये जीरो नीचे आ जाएगा, 3 जीरो ये 3 जीरो कट जाएंगे, बचे कितने यहाँ पे 25 को 8 से गुणा किया कितने हो गए 200, 200 को 15 गुणा किया कितने हो गए 2,000 और 3,000। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन था कि कई बार हमें ब्याज दे दिया जाता है, पहले ही ब्याज दे दिया जाता है, टाइम दे देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमें चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस टाइप का है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 11,000 का 25% की दर से कितने समय का ब्याज होगा। अब हमें वापस वही मेथड दिया है कि अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, दर दे दी और ब्याज भी दे दिया, लेकिन पूछा क्या है, टाइम पूछा है। तो आपको चौथा टाइप का क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि 11,000 का 25% की दर से, 11,000 का 25% की दर से, मान लो टी टाइम, हमने माना समय कितना है, टी टाइम का ब्याज कितना देर का हमें, ब्याज देर का हमें 1650। तो हमें अब समय ज्ञात करना है, यानी कितने समय का ब्याज ये 1650 होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो ये यहाँ पे कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये 5 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है 3 और 5 3 15 और 3 33 बार जा रहा है। 11 से कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 11 से जा रहा है यहाँ पे 3 बार। तो ब्याज टी यानी टाइम कितना आ जाएगा 3 बट्टे ये 5 बट्टे में जाएगा 5 वर्ष, यानी 3 बट्टे 5 वर्ष, या फिर कितने हो जाएंगे 36 मंथ में 5 का भाग देंगे तो कितने मंथ हो जाएंगे, 7 पंजो 35, 7.2 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि 3 बटे 5 वर्ष होगा इसका टाइम। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि मैंने 4 तरीके से क्वेश्चन बताए और बेसिक मेथड मैंने बता दिया कि ब्याज बेसिक रूप से कैसे निकालते हैं, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर हमें ये सारी दे दे तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि टाइम हमेशा वर्ष में होगा, अगर वर्ष में होगा तो अगर हमें टाइम समय में महीनों में मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन इस हिसाब से बनता है कि अगर टाइम महीनों में दे दे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का भाग लगाना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि अगर आपको ब्याज पहले ही दे दे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। चौथा क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दे और ब्याज भी पहले दे दे तो क्या टाइम निकाल सकते हो, तो भी आपने निकाल लिया। तो ये 4 तरीके से क्वेश्चन बने हमारे। और देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन और बनता है क्या सिंपल मेथड का। अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि किसी दर से 1 वर्ष पश्चात स्वयं का 13/11 गुणा हो जाती है तो दर बताओ। अब हमें ना कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, ना हमें दर दिया है, ना कोई ब्याज दिया है, बस इतना बताया है कि राशि स्वयं का 13/11 गुणा हो जाती है और हमें टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है हमें। और क्वेश्चन क्या कहता है कि राशि स्वयं का 1 वर्ष पश्चात कितना हो जाती है 13/11 गुणा। इसका क्या मतलब हुआ, आप कुछ समझे कि राशि 13/11 गुणा हो रही है, इससे क्या मतलब समझे कि पहले राशि 11 थी, अब कितनी हो गई है 13 हो गई है। यही तो मतलब हुआ कि 13/11 गुणा होने से कितना मतलब हुआ कि अब हमें अनुपात में हमें मिल गया है कि पहले राशि 11 के अनुपात में थी और अभी 13 के। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पहले राशि 11 थी अब 13 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले राशि 11 के रूप में थी तो वो अब 13 हो गई है, यानी उनका रेशियो हो गया, पहले का और अब का रेशियो हो गया, पहले का और अब का। ठीक है, तो आप इससे क्या समझे कि अगर पहले राशि 11 थी अब 13 कैसे हुई कि उसने 1 साल में इतना ब्याज अर्जित किया कि वह जब उसको ब्याज में जोड़ेंगे
तो ब्याज में जोड़ने के बाद वो 13 हो जाएगी। अगर पहले 11 थी अब 13 हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ, उसने एक साल में कितना ब्याज अर्जित किया, ब्याज तो 2 ही हो जाएगा। इतना तो आप समझ चुके हैं। अगर राशि खुद पहले 11 थी और अब 13 हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसने 2 ब्याज अर्जित किए, क्योंकि राशि में तो कोई बदलाव आया नहीं, राशि तो वो इतनी रही। ये 2 कहाँ से आए, ये उस राशि ने ब्याज के रूप में कमाए। ठीक है, तो आप इतना पता चल गया आपके पास, आपको रेशियो के रूप में पता चल गया कि ब्याज हमारे पास रेशियो के रूप में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है रेशियो के रूप में, 11 है। टाइम हमें दिया गया है और ब्याज तो हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है। तो हम इनको सभी को रेशियो के रूप में मान लेते हैं। अगर हम ऐसे मान लें कि मान लो राशि 11 ना होकर 11 अक्ष थी, ऐसे तो मान सकते हो आप कि मान लो एच शेप यहाँ पे कट के, कुछ एच शेप ही तो कटा है इनमें, राशि पहले वाली राशि और वर्तमान राशि में एच शेप ही तो कटा गया है यहाँ पे, तभी तो वो रेशियो में निकली। मान लो उस एच शेप का वैल्यू अक्ष है तो कितने हो जाएगी, 11 अक्ष हो जाएगी। तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा, 2 अक्ष आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे मान सकते हो। अगर आपके पास 2 अक्ष ब्याज है, अगर राशि 11 अक्ष थी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम कितना है, 1 वर्ष का। ब्याज हमारे पास कितना दिया है, 2 अक्ष दिया है, तो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर 100 उधर 200 हो जाएगा और 11 बट्टे में जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 18 से ही 2/11%। समझ में आपकी आगे आपके कि कैसे आई 18 से 2/11%, कि हमें क्या दिया गया है 5वें क्वेश्चन में कि टाइम 1 वर्ष दिया गया है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राशि 1 वर्ष पश्चात अपने आप का ब्याज लेने के बाद में 11 का 13/11 गुना हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर वह पहले 11 थी तो अभी 13 हो रही है। ये तो मतलब हुआ कि पहले अगर 11 थी तो अभी 13 हो रही है, और अगर अब भी वो 13 हो रही है तो ये 2 आया कहाँ से, ये उस राशि का 1 साल में ब्याज है, तभी तो ब्याज मिला कि वो 13 होगी 11 से, तो यानी 2 ब्याज है। अगर हम राशि को 11 अक्ष मान सकते हैं तो ब्याज को कितना माने, 2 अक्ष मान सकते हैं। 2 अक्ष से हमारा ब्याज है। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 11 है तो टाइम 1 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 18 से 2/11%। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन की एग्जाम में सिंपल बेसिक मेथड से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड और इन टाइप के यानी वैल्यू चेंज करके आप प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपल मेथड से। तो अब सिंपल इंटरेस्ट में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या कहता है, यदि P मूलधन के लिए यदि R1 दर से T1 समय के लिए A1 यहाँ पे क्या है, मिश्र धन यानी कंपाउंड मनी। मिश्र धन से क्या मतलब होता है कि जब हम मूलधन हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था, अगर उसमें हम ब्याज को भी ऐड कर दे तो मिलाकर कितना बन जाता है, मिश्र धन यानी कंपाउंड मनी बन जाता है। ठीक है, तो A1 मिश्र धनी क्या हो जाएगा, P + P R1 T1/100। और सेकेंड फॉर्म क्या कहते हैं, यदि R2 दर से T2 समय के लिए A2, यानी अब दूसरा मिश्र धन क्या हो जाएगा, P + P R2 T2/100 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, अंतिम रूप से मिलेगा A1 A2 बराबर क्या होगा, 100 + R1 T1/100 + R2 T2 होगा। ठीक है, कैसे आया, चलो पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मूलधन मूलधन हमारे पास P है और पहली बार अगर इस पे R1 रेट से T1 टाइम के लिए इसे दिया जाता है तो ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल मेथड से मान लो SI1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, PR1 T1/100 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, R1 है, टाइम कितना है, T1 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PR1 T1/100। समझ में आया इतना। अगर मैं वही इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, अगर हमारे पास पहली R1 दर से T1 टाइम के लिए इंटरेस्ट इतना आ रहा है तो मिश्र धन यानी कंपाउंड मनी कितनी हो जाएगी, A1 मिश्र धन है, यहाँ पे मिश्र धन है, ये कितना हो जाएगा, ये जब हम प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को जोड़ेंगे PR1 T1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे
बट्टे में 1 है, तो क्या एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम 100 आ जाएगा, तो ये 100 से गुणा होगा, तो ये कितना बन जाएगा, P इंटू 100 प्लस PR1T1 अपॉन 100 आ जाएगा। तो क्या P यहाँ पे कॉमन आता है, तो P आ जाएगा कॉमन, 100 प्लस R1T1 अपॉन 100, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर क्या बोलता है कि इसी प्रिंसिपल अमाउंट पर अगर R2 टाइम के लिए T2 दर से ब्याज कितना होगा, तो हम मान लेते हैं SI2। SI2 कितना हो जाएगा, P R2 T2 अपॉन 100, यानी अगर ब्याज की दर R2 हो, टाइम T2 हो, तो SI2 कितना हो जाएगा, R2 T2 अपॉन 100। अगर हमारे पास SI इतना है, तो यहाँ पे A1 मिश्र धन इतना आ रहा था, अब हमें A2 मिश्र धन निकालना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही है, और रेट इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, P R2 T2 अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा, जिस तरह हमने इसको बदला है इसी तरह इसको बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा, P कॉमन आएगा और ऊपर 100 चला जाएगा, प्लस R2 T2 अपॉन 100। समझ में आ गया आपको इतना कि ये कैसे आया। अब आपको क्या करना है कि ये मान लो आपके पास इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 है, ठीक है। आपको क्या करना है कि हमारे पास 2 है इक्वेशन, उसमें 4 का भाग लगाना है, यानी क्या बन जाएगा, अगर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 4, तो यहाँ से क्या आएगा, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 आ जाएगा। इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा हमारे पास P इंटू 100 प्लस R1 T1 अपॉन 100 आएगा, और बट्टे में कितना आएगा, P यहीं पे 100 प्लस R2 T2 अपॉन बट्टे में 100, ये 100 से कट जाएगा, ये P से P कट जाएगा। तो ये कटने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा, जो यहाँ पे दे रखा है स्लाइड में, क्या रहेगा रिजल्ट, A1 अपॉन A2 का वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस R1 T1 अपॉन 100 प्लस R2 T2। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमें कोई 2 रेट दे दे, 2 टाइम दे दे, और अलग अलग हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें मिश्र दंड भी अलग मिलेगा, उस टाइम उनका अनुपात ये होगा। कई बार क्वेश्चन आता है, हमें मिश्र दे दिया जाता है, एक रेट दे, 2 रेट दे दी जाती है, और एक टाइम दे दिया जाता है, एक टाइम पूछ लेता है, ऐसे हमें प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये हो जाएगा, आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि अगर मान लो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास अमाउंट सेम ही है, उसको अगर R1 दर से T1 टाइम के लिए दे ब्याज पर, तो ब्याज ये आएगा, अगर ब्याज ये आएगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। वहीं अगर उसको R2 दर से T2 टाइम के लिए दे, तो ब्याज कितना है, ये आएगा, अगर ब्याज ये आएगा तो मिश्र धन A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब A1 को A2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई धनराशि 4% की दर से निश्चित समय में 8,640 रुपये हो जाती है, तथा 5% की दर से उसी समय में 8,800 हो जाती है, तो वो समय बताओ। तो अब हमें क्या दे रखा है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, लेकिन क्या दे रखा है, पहली टाइम में कोई राशि 4% की दर से निश्चित समय में 8,640 हो जाती है, मतलब R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4% दे रखी है। टाइम हमें कोई दे नहीं रखा, हमें क्या मान लेते हैं, T टाइम मान लेते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है कि A2 कितना मिल रहा है हमें R1 की इस दर से, A2 कितना मिल रहा है हमें 8,640 मिल रहा है। वहीं अगर हमें R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है, और A2 कितना दे रखा है हमें, A2 दे रखा है हमें 8,800, ठीक है, इतना हमें दे रखा है। और बोल क्या रहा है क्वेश्चन है कि टाइम सेम है दोनों में, अगर टाइम सेम है तो इसे भी टी मान लेंगे हम, ठीक है। तो पूछा गया है तो समय बताओ। तो अगर हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 मिश्र धन हो, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 टाइम हो, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 100
प्लस R1, यहाँ पे टी आ रहा है दोनों में, 100 प्लस R2, ये भी टी आ रहा है। इस वैल्यू में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8640 है, बट्टे में कितना आ जाएगा 8800 आ जाएगा, 8800 है ना। इस किसके बराबर हो जाएगा, ये 100 प्लस R1 क्या है 4, तो 40 हो जाएगा, 40 अपॉन 100 प्लस ये 5T हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो यहाँ से जो कट रहा है काट देते हैं, 0 कट रहा है, फिर 2 से 4 से कट रहा है, क्या 4 से कट रहा है, ऊपर कितना आ जाएगा, या फिर 8 से कट रहा है, 8 से काटने पर कितना आएगा 108 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा 8 से काटने पर 110 आएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 40 अपॉन 100 प्लस 5T। और देख लेते हैं कट रहा है क्या, ये 2 से और कट रहा है, 2 से काटने में 55 आ रहा है, इसको 2 से काटने में 54 आ रहा है। तो अब हम जब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मिनट, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे गुणा होगा, ये तो कितना बन गया 54 इंटू 100, 5400 बन गया, प्लस 5T को 54 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500, 250 और 270T, और ये यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये इधर जाएगा तो 5500 हो जाएगा, प्लस 55 को 4 से गुणा करेंगे 220T आ जाएगा। ये यहाँ पे 270T है और इस तरफ 220T है, 220T उस तरफ जाएगी, कितने बचेंगे 50T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 100 इधर आएगा 100 आ जाएगी, कट जाएगा, T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो कि जब भी हमें 2 प्रिंसिपल अमाउंट मिले, 2 रेट मिले और टाइम मिले तो टाइम निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे 2 टाइम दे दिया जाता और रेट भी एक ही देते तो हम रेट निकाल सकते थे। अगर दोनों रेट दे दी जाती, दोनों टाइम दिए जाते और एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाता, सॉरी कंपाउंड अमाउंट दिया जाता, तो दूसरा कंपाउंड अमाउंट यानी मिश्र दर निकाल सकते थे। इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, कि अगर दर और समय बराबर हो तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, दर और समय बराबर हो, दर समय समान हो तो हमें वे ऐसा से क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मान लो मैं बोल दूं कि मुझे P मूलधन दे दूं आपको, ठीक है, और हमने माना कि ऐसा ही हमारा क्या है ब्याज है, इंटरेस्ट है, और दर और समय समान है तो हम क्या मान देते हैं, x मान लेते हैं, x%, x दर है और यहीं पे x वर्ष भी है। यानी मैंने एक आपको P मूलधन को x% की दर से x टाइम के लिए उधार दिया तो ब्याज कितना होगा, तो हमारे पास ऐसा ही कितना आएगा, ऐसा ही बराबर सिंपल मेथड, P हमारे पास मूलधन है, रेट कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, और वापिस टाइम कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, यहाँ पे x माना है, दोनों को बराबर माना है, और 100 आ जाएगा। जब ये कितना बन जाएगा P x² बन जाएगा अपॉन बट्टे में 100 बराबर कितना आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। तो जब हम x² को निकालेंगे तो 100 गुणे में चला जाएगा, ऐसा ही इंटू 100 आ जाएगा, यहाँ से गुणा में जाएगा ऊपर और P नीचे आएगा बट्टे में। ये हमारे पास x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसा ही इंटू 100 बट्टे P आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसका रूट आएगा, तो रूट आएगा तो ये रूट बन जाएगा ऐसा ही अपॉन P, 100 का रूट होगा 10 यानी %। अब हमारे पास रिजल्ट ये आया कि जब भी हमें ये बोले क्वेश्चन में कि दर और समय समान है, और अगर हमें ब्याज और मूलधन दे दे या फिर ब्याज और मूलधन का अनुपात भी दे दे तो हम दर और समय दोनों को निकाल सकते हैं। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमें क्वेश्चन में मिले ब्याज मिल जाए और सिर्फ मूलधन मिल जाए और ये बोल दे कि समय और दर समान है, तो हमें सीधा क्या करना है, रूट ऐसा ही अपॉन P इंटू 10%। ये 10% बाहर है, रूट में नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रूट इतना ही है, ये 10% बाहर है। यहाँ पे अगर रेट निकालनी है तो 10% में आ जाएगा, और टाइम निकालना है तो आ जाएगा किसमें, वर्ष में। ठीक है, ओके, फिर समझ में आया। तो कोई राशि ऐसा है कि किसी निश्चित दर से अपने आप का
4/25 गुना ब्याज देती है। तो दर बताओ। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि एसआई की किसी निश्चित दर से अपने आप का 4/25 गुना ब्याज देती है। तो दर बताओ। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि है वो अपने आप का 4/25 गुना ब्याज देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने क्या बताया था कि बट्टे में संख्या संपूर्ण होती है, वैल्यू जो होती है, और जो ऊपर होती है वो क्या होती है, जिसको लिया गया है। ठीक है, तो कोई राशि अपने आप का 4/25 गुना ब्याज क्या देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि राशि अगर 25 है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 25 है, तो इंटरेस्ट एसआई कितना होगा, इसका रेशियो आ जाएगा 25/4। यानी अगर प्रिंसिपल अमाउंट 25 होगा तो हमारे एसआई 4 होगा। अगर दर और समय समान है और राशि अपने आप का 4/25 गुना ब्याज देती है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर 25 होगा तो ब्याज 4 हमें मिलेगा। ठीक है, तो दर बताओ। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने क्या बताया, रेट और टाइम कितना आ जाएगा, ये आएगा SI/P गुना 10। हमें रेट निकालनी है, परसेंटेज में आ जाएगी। तो SI/P हमें कितने देर का है, ये 4 हमारे पास क्या है, SI है। यहाँ पे रेशियो में माना है, ये 25 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो SI/P कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे 4/25 गुना 12/10। जब इसको सोल्व करेंगे तो रूट हटेगा, तो ऊपर 4 है तो रूट 2 निकल जाएगा, और नीचे 25 है, 5 आ जाएगा गुना 10। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 से 2 बार जाएगा। तो दर रेट या टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी या तो 4% दर हो गई और 4 वर्ष ही टाइम हो गया। समझ आया। तो क्वेश्चन क्या बना कि जब हम किसी राशि को पी, मान लो कोई प्रिंसिपल है, अमाउंट है, जब हम उसको 4% की दर से 4 वर्ष के लिए जब ब्याज में देते हैं, तो ब्याज हमें कितना मिलता है, ब्याज मिलता है उस राशि का 4/25 गुना। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे टाइम मिले तो आप ऐसे बता सकते हो, अगर आपको कहीं पे रेट पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि टाइम और रेट होती क्या है एक्चुअली में, आर या रेट और समय बराबर होता है √SI/P × 110। तो जब भी अगर आप इन दोनों का अनुपात में मिले तो सीधे लिख दो, प्रिंसिपल अमाउंट मिले तो वैसे बट्टे में लिख दो, और जो कट रहा है उसे काट दो। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अब हमें पढ़ेंगे और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राशि का 4% SI की दर से 6 वर्ष का ब्याज इतना दे रखा है, तो उसी राशि का 7% की SI की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब हमें ना प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, बस 2 कंडीशन दे दी है। पहली तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि अगर किसी राशि का 4% SI की दर हो, अगर दर 4% हो और टाइम कितना है, हमें 6 वर्ष हो अगर समय, तो वहाँ पे हमें ब्याज कितना मिलेगा उस राशि पर, 960 रुपये, ये हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, कंडीशन दूसरी क्या कहती है, तो उसी प्रिंसिपल अमाउंट पर, उसी राशि पर 7% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या हुआ। कंडीशन 2 कहती है अगर हमें अब दर को 7% कर दे और टाइम को कितना कर दे, 3 वर्ष। अगर दर को 7% करते हैं तो टाइम को 3 वर्ष कर दे, तो हमें ब्याज यानी SI बराबर क्या होगा। इन 2 कंडीशन हमें दे रखी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है नहीं, तो क्या हम प्रिंसिपल अमाउंट को 100 मान सकते हैं। चलो हम माना कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 100 है, इतना तो आप कर ही सकते हो। जब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 100 है और पहली कंडीशन क्या कहती है कि 4% की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, दर 4% है और टाइम 6 वर्ष है, तो ब्याज कितना आएगा, जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ से SI कितना है, SI निकलता है PRT/100, तो 100 × 4 × 6/100, ये 100 कट जाएगा, ब्याज आएगा 24 आ जाएगा यहाँ से SI। और अगर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर रेट 7% हो और टाइम 3 वर्ष हो, तो ब्याज कितना आएगा। अगर रेट 7% हो और टाइम 3 वर्ष हो, तो इसी प्रकार ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 चौक 24 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 तिरी 21 आ जाएगा। लेकिन हमें दे क्या रखा है, फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है कि इस दर से और इस समय से ब्याज आएगा, ये ब्याज देर कितना रखा है, 960। हम जब 100 मान रहे थे
तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है 24, लेकिन एक्चुअली में ब्याज है कितना 960। तो अब हमें देखना है कि ये 100 का कितना गुना है। वो कैसे निकलेगा, जब हम यहाँ पे देखेंगे ये ब्याज एक्चुअली में है कितना गुना, कितना है, ये 40 गुना है। जब ब्याज 40 गुना है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी 40 गुना होगा। तो अगर ये 40 गुना होगा तो जब दोबारा इसी दर से दूसरी दर से और दूसरे टाइम से निकालेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही है, तो ये भी 40 गुना होगा। यानी अब दूसरी बार ब्याज कितना होगा, 40 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 का 40 गुना 400, 840। ओके, समझ में आया कि अगर हमें फर्स्ट कंडीशन में 4% दर और 6 वर्ष से ब्याज इतना दे रखा है और दूसरी कंडीशन में 7% दर और 3 वर्ष से ब्याज पूछा गया है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि माना हमने प्रिंसिपल अमाउंट 100 है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो फर्स्ट कंडीशन से ब्याज कितना है, यहाँ पे 24 आया। अगर फर्स्ट कंडीशन से 24 आया तो सेकंड से कितना आएगा, यहाँ पे 6 चौक 24 हो रहा है तो 7 3 21 आएगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हमें ब्याज एक्चुअली में दिया कितना है 960। अगर 100 से 24 आ रहा है तो 960 कितने आएगा, 40 गुना आएगा। अगर ये 40 गुना है तो ये भी तो ऑब्वियसली 40 गुना ही आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही है दोनों में। ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राशि का 4% की दर से 6-8 वर्ष का मिश्र धन 3960 है तो उसी राशि का 7% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। 7% की दर से 6 वर्ष का मिश्र धन कितना। तो एक तो आप इस क्वेश्चन को वैसे कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था कि A1/A2 वाले से हमें 2 कंडीशन दी मिल रही है, एक मिश्र धन मिल रहा है, दूसरा निकाल सकते हैं, वैसे कर सकते हो। दूसरा हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि दर कितनी है 4% है, टाइम कितना है 8 वर्ष। उससे हमें A1 कितना मिल रहा है, हमारे पास A1 कितना आ रहा है 3960, यानी मिश्र धन मतलब A1 आ रहा है 3960। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर दर 7% होती है और टाइम 6 वर्ष होता, दर 7% टाइम 6 वर्ष, तो अब हमें A2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, वही सेम मेथड मानो आप कि मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 100 है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है तो फर्स्ट कंडीशन से ऐसा ही कितना आएगा, तो आप अब तो सीधे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 8 चौक 32 आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ से 32 आएगा। सेकेंड कंडीशन से ऐसा ही कितना आएगा, तो ये आ रहा है 7 3 42, यहाँ से 42 आ रहा है। इतना समझ में आ गया। अब अगर हमारे पास ऐसा ही इतना आ रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट इतना है तो यहाँ से मिश्र धन कंपाउंड मनी कितनी हो जाएगी, ये तो आप समझ सकते हो। कंपाउंड मनी होती क्या है एक्चुअली में, प्रिंसिपल को जब हम ब्याज में जोड़ते हैं तो वो कंपाउंड मनी बन जाती है, यानी मिश्र धन बन जाता है। तो यहाँ से 100 कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमने मिश्र मूलधन अगर हमने माना है प्रिंसिपल अमाउंट, ब्याज हमारा कितना आ रहा है 32 आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से इन दोनों कंडीशन से हमारा A1 कितना हो जाएगा, A1 वैल्यू हो जाएगी 132 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्याज जितना आ रहा है और वही सेम प्रिंसिपल अमाउंट है तो यहाँ पे A2 कितनी हो जाएगी हमारे पास, A2 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 142। अगर A1 ये है A2 ये है तो इन दोनों की जब हमारे पास वैल्यू रेशियो में ये आ रही है, ये रेशियो की वैल्यू है, तो हम जो कट रहा है उन्हें काट देते, तो A1 रेशियो A2 कितना हो जाएगा, 132 में 2 से कट रहा है, कितना आ रहा है 66 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 71। अब कट रहा है क्या 2 से, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। अब हमारे पास ये इन दोनों रेशियो हमारे, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में कहता है क्या है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है 3960, यानी ये एक्चुअली में है कितना 3960। हमने 100 माना तो हमारे पास A1 की वैल्यू ये आ रही है, लेकिन एक्चुअली में है कितना, तो हमें देखना है कितने टाइम्स है। तो 6 गुना किया यानी 60 टाइम्स आ रहा है हमारे पास। जब 66 को 60 गुना करेंगे तो 3960 है, तो ये भी 7 गुना ही होगा क्योंकि रेशियो में। तो इसका कितना हो जाएगा 7 संग 42 है 426, यानी 4260। तो समझ में आया कि जब रेट 4% होगी टाइम 8% होगा, तो अगर A1 3960 आ रहा है सेम प्रिंसिपल अमाउंट पर, तो जब रेट 7% होगी और टाइम 6 वर्ष होगा तो A2 कितना आएगा 4260 आएगा। ओके, फिर समझ में आया। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आप मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिए। पहला हमारे पास बेसिक ब्याज कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन कराए।
फिर मैंने क्या किया, अगर 2 मूलधन हमें प्राप्त मिल रहे हैं तो उनमें जो रिजल्ट बनाया था हमने A1/A2 वाला वो किया, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को भी वैसे भी कर सकते हो। और तीसरा हमने क्या पढ़ा कि जब हमें दर और समय समान दिया जाए तब हम क्या कंडीशन बनती है, रूट SI/P/10 बनता है। ये 3 टॉपिक पढ़े, 3 कंडीशन पढ़ी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए, और वही क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ वही एग्जाम रिलेटेड आया, यानी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इस चैप्टर से एक क्लास और करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, 1-2 टॉपिक और है, उसके बाद आपका SI यानी SI के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। उससे बनने वाले किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा।